हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स विजार्ड। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2021 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पे आप सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न सब्जेक्टिव का। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, ये अचीवर्स विजार्ड, ये इस चैनल का नाम है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि समविभव तल से आप क्या समझते हैं। तो समविभव तल जो है दोस्तों, वो जिसे समविभव पृष्ठ भी कहते हैं। दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता हो उसे समविभवी तल कहते हैं। देखिए दोस्तों, समविभव यानी समान विभव, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ या समविभवी तल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय को लिखें। तो देखिए दोस्तों, गॉस प्रमेय जो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से जुड़े विद्युतीय फ्लक्स का मान चालक पर आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, उसे ही गॉस प्रमेय कहते हैं। दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से जुड़े विद्युतीय फ्लक्स का मान चालक पर आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, तो क्या इक्वेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये हम फिजिक्स मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हम अभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियम को लिखें। तो देखिए दोस्तों, धारा के ऊष्मीय प्रभाव का जो जूल का नियम है वो कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का वर्ग, चालक का प्रतिरोध तथा समय पर निर्भर करता है। यानी कि जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो चालक से प्रवाहित धारा का वर्ग और चालक का प्रतिरोध एवं समय पर निर्भर करता है। दोस्तों, तो इसे ही धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियम कहते हैं। दोस्तों, तो जो इसका इक्वेशन जो होगा दोस्तों वो होगा H बराबर I² इंटू R इंटू T। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्कर में आधे चक्कर में धनात्मक दिशा में शिखर मान तक पहुंचकर शून्य हो जाती है। यानी कि दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा जो है कि वो पूरे एक चक्र में जब आधे यानी कि धनात्मक दिशा जो पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है दोस्तों उसमें अधिकतम मान पहुंचकर पुनः जो है वो फिर जो है वो कहाँ जाता है, शून्य पर आ जाता है दोस्तों। यानी कि अधिकतम मान से फिर शून्य मान पे आता है दोस्तों। और फिर क्या होता है दोस्तों, तथा आधे चक्र में ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान तक पहुंचकर शून्य हो जाए। यानी कि दोस्तों, जो पहला आधा चक्र था जो धनात्मक दिशा में गया और अधिकतम मान तक पहुंचकर फिर शून्य हो जाती है, और फिर दूसरे जो अर्ध चक्कर में यानी कि ऋणात्मक दिशा में जो जाती है वहाँ पे भी अधिकतम मान से पुनः फिर शून्य हो जाती है। यानी कि दोस्तों कि अतः पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो पहला एक पूर्ण चक्कर का जो आधा चक्र होता है वो धनात्मक दिशा होता है दोस्तों। तो जब वो धनात्मक दिशा में जाती है तो शिखर मान पर पहुंचकर
वो फिर शून्य हो जाती है, और जब विपरीत दिशा यानी ऋणात्मक दिशा में जाती है तो वहाँ पे भी जो है धारा अधिकतम मान पहुंचकर पुनः वह शून्य पे आ जाती है। तो यानी कि दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो पूरे एक चक्र के लिए शून्य होता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से देखिए दोस्तों कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर एक न्यूनतम आवृत्ति से यानी कि न्यूनतम फ्रीक्वेंसी से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि दोस्तों यदि कोई धातु का पृष्ठ है, यदि उस पर न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालें तो धातु के जो पृष्ठ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इसी घटना को दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों वो है बीटा किरणों के दो गुणों को लिखें। देखिए दोस्तों पहला गुण जो है वो बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। यानी कि जो बीटा किरणें होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाती है। और दूसरा जो गुण है दोस्तों कि बीटा किरणें कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न करती है। यानी कि जो बीटा किरणें हैं दोस्तों वो कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न कर सकती है दोस्तों। तो देख ये था हमारा बीटा किरणों के दो गुण दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि पी प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। तो देखिए दोस्तों सिंपल में देखिए कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धियां यानी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी यानी कि जो है त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरोन इंडियम मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरोन के साथ या इंडियम के साथ मिलाया जाता है और उससे जो प्राप्त अर्धचालक होता है उसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कैसे होता है कि जब कोई त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरोन इंडियम आदि को शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में मिलाया जाता है तो इसके जो तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जर्मेनियम परमाणु के चार संयोजी इलेक्ट्रॉन में से तीन के साथ मिलकर साझेदारी युग्म बनाते हैं दोस्तों। और जहां तीन साझेदारी जो होता है दोस्तों सहसंयोजी बंधन बना लेते हैं और जर्मेनियम के चौथे इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसी कमी को आवेश वाहक कहते हैं जो धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है और आवेश वाहक के द्वारा ही धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। अतः इस प्रकार के अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर के में एक प्रश्न पूछता है तो सिंपल सा प्रश्न उत्तर दीजिए दोस्तों कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे बोरोन इंडियम मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं। चालन पट्टी को दोस्तों सबसे पहली बात कि चालन पट्टी को चालन बैंड भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों कि उच्च ऊर्जा वाले पट्टी को ही चालन पट्टी या चालन बैंड कहते हैं। यानी कि उच्च ऊर्जा का जो पट्टी होगा या उच्च ऊर्जा वाला जो बैंड है दोस्तों उसी को ही चालन पट्टी या चालन बैंड कहते हैं। तो 8 का देखिए दोस्तों कितना शॉर्ट में आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं।
प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं। देखिए दोस्तों, जब किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिशों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, यानी कि दोस्तों कि साधारण प्रकाश के विद्युत सदिशों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाए, यानी कि सदिशों, जो प्रकाश के विद्युत सदिशों का तरंग संचरण की दिशा के लंबवत में अगर सारे के सारे को एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि जब साधारण प्रकाश के विद्युत सदिशों के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी एक दिशा में सीमित कर दिया जाए तो वो हमारा प्रकाश का ध्रुवीकरण कहलाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, आयाम मॉडुलन को समझाएं। देखिए दोस्तों, आयाम मॉडुलन की वह प्रक्रिया है जिसमें वाहक तरंगों का आयाम मॉडुलन तरंगों के तात्कालिक मान Vm द्वारा बदला जाता है। इसे ही आयाम मॉडुलन कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का आयाम मॉडुलन तरंगों के तात्कालिक मान Vm द्वारा बदला जाए उसे आयाम मॉडुलन कहते हैं। और दोस्तों, आयाम मॉडुलन में वाहक तरंगों की आवृत्ति तथा कला स्थिर रहती है। यानी कि आयाम मॉडुलन में तरंगों की आवृत्ति तथा कला दोनों कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए फिजिक्स मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि अभी समय कम बचा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत अनुनाद को समझाएं। तो विद्युत अनुनाद किसे कहेंगे दोस्तों कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में कंपन उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और उस चालक में यदि कंपन उत्पन्न हो जाए तो इसे ही विद्युत अनुनाद कहते हैं दोस्तों। सिंपल में समझिए दोस्तों कि यदि कोई चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उस चालक में कंपन उत्पन्न हो जाए दोस्तों तो उसे विद्युत अनुनाद कहेंगे। यानी कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में कंपन उत्पन्न हो जाता है, इसे विद्युत अनुनाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युतीय बल रेखा भी कहते हैं दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी कि दोस्तों, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। देखिए दोस्तों, विद्युत बल रेखा जो होती है वो काल्पनिक वक्र रेखा होती है दोस्तों, जिस पर कि एक स्वतंत्र धनावेश गति करता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों कि संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाएं। यानी कि दोस्तों, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं। देखिए दोस्तों, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा कि यदि दो संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाए, समझिएगा दोस्तों ध्यान से, कि यदि दो संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ हो। यानी कि दोस्तों कि पहला जो संधारित्र है उसका दूसरा प्लेट किससे जुड़ा हो? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हो। और इसी प्रकार है दोस्तों कि दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो। यानी कि दोस्तों कह रहा है, समझिएगा दोस्तों, कि पहला संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होगा वो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होगा और
दूसरा प्लेट का जो दूसरा संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होगा वो तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होगा, और इसी प्रकार अन्य संधारित्र भी जुड़े हुए हों तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणीबद्ध संयोजन कहते हैं। समझिए दोस्तों इसको कि श्रेणीबद्ध संयोजन, संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन कब कहेंगे कि जब किसी, यानी कि दोस्तों देखिए, जब दो संधारित्र हो और उन पहले संधारित्र के दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, और दोस्तों दूसरा संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होगा वो तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो, और इसी तरह अन्य संधारित्र भी जुड़ा हुए हो तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणीबद्ध संयोजन कहते हैं। तो कितना ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यदि दो संधारित्रों को इस तरह से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ा हो, और ठीक इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणीबद्ध संयोजन कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चौदहवां प्रश्न देखिए दोस्तों, एंड गेट को समझाएं। एंड गेट, तो देखिए दोस्तों, इस गेट में एंड संक्रिया होती है, यानी एंड गेट में एंड संक्रिया होती है दोस्तों, जिसके अनुसार जब दोनों इनपुट का मान 1 हो तब आउटपुट 1 प्राप्त होगा, यानी कि उच्च प्राप्त होगा दोस्तों। यदि दोनों इनपुट का मान 1 हो तब आउटपुट 1 प्राप्त होगा, यानी कि उच्च प्राप्त होता है। अन्यथा क्या है कि सभी परिस्थितियों में शून्य प्राप्त होगा दोस्तों। यदि दोनों इनपुट का मान 1 हो तो आउटपुट भी 1 प्राप्त होगा दोस्तों, अन्यथा शून्य प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, माध्यम की चुंबकशीलता को समझाएं। तो माध्यम की चुंबकशीलता है दोस्तों, वो क्या है कि किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों कि किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों टाइपिंग करने में गलती हो गई दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है जो दोस्तों वो प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं, क्योंकि दोस्तों प्रश्नों की संख्या में दोस्तों चेंज हुआ, लेकिन क्वेश्चन जो है उसका सही उत्तर यही है दोस्तों। तो प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन व 1 बार अपवर्तन होता है तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि जब वर्षा की बूंदों पर यदि सूर्य के किरणें का 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार परावर्तन हो तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि मिसप्रिंट हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर देने में, चूंकि यह क्वेश्चन नंबर 17 होता है। ऐसे कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 ही लेकर चलते हैं दोस्तों, कि बोर सिद्धांत की 2 कमियां को लिखें। बोर सिद्धांत की 2 कमियां को लिखें। तो देखिए दोस्तों कि यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को नहीं समझा सका, यानी कि बोर जो थे वो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को नहीं समझा सके। और दूसरा दोस्तों कि यह साधारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका, यानी कि बोर सिद्धांत जो है दोस्तों वह परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 19 नंबर देखिए दोस्तों, जो कि 18 मॉडल पेपर में 18 दिया होगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में अति हो गया दोस्तों टाइप करने में क्वेश्चन नंबर, कि नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो नमन कोण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा
क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को नमन कोण कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि नमन कोण यानी नति कोण, नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं दोस्तों, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को नमन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 में होगा दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन नंबर का टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है, और इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है तो दोस्तों, तो अवतल लेंस से किया जाता है। तो अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फैक्स से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि फैक्स से आप क्या समझते हैं। तो फैक्स जो है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है। फैक्स जो है दोस्तों वह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जाता है। यानी कि दोस्तों फैक्स एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जिसे कहते हैं, इन सभी को टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुल शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन देखें दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और आप सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों अगर आप सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का या VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि आप जो तुरंत का जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।